प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किश्त जारी की। मुख्यमंत्री ने जनसेवा के लिए पुलिस विभाग को सराहा। नववर्ष मिलन समारोह में हुए शामिल। किशोरों के कोविड रोधी टीकाकरण के लिए आज से पंजीयन शुरू। कोविन पोर्टल पर हो रहा है ऑनलाइन पंजीयन। और वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा। आप सभी को दूरदर्शन समाचार परिवार की ओर से नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किश्त जारी की। श्री मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी आर्थिक विकास दर वर्तमान में 8% से भी ज्यादा है। देश में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था कोरोना काल से पहले की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान किसान उत्पादक संगठनों से बातचीत भी की। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे प्रदेश की पुलिस ने कोरोना काल में देश भर में जन सेवा के जरिए जो मिसाल पेश की है वो तारीफ के काबिल है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में पुलिस विभाग के नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री बघेल ने पुलिस कर्मियों को नववर्ष की बधाई देते हुए सभी के आरोग्य और मंगल की कामना की। जवान सुरक्षा में लगे रहते हैं, ठिठुरती ठंड में गश्त करते हैं, तब जाके हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। चाहे गर्मी हो, बरसात हो,
हर परिस्थिति में आप अपने ड्यूटी में तैनात रहते हैं। विशेषकर कोरोना का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे अधिकारियों ने, जवानों ने जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का विश्वास हासिल करना बड़ी बात होती है, जिसे हमारे पुलिस विभाग ने हासिल किया है। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। केंद्र सरकार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। राज्य सरकारों को भी नियमित रूप से अपडेट दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय वॉर रूम बनाकर निगरानी कर रहा है। आइए जानते हैं ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की। जहां एक तरफ देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार पिछले 1 महीने से मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में हर दिन विशेषज्ञों की टीम के साथ समीक्षा बैठक होती है। पिछले अनुभवों को देखते हुए राज्यों को नियमित रूप से अपडेट दिया जा रहा है। राज्यों को स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा को बढ़ाने और तैयार रखने की सूचना दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर रूम 24 घंटे काम कर रहा है। रात को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठकें करते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद रात में भी समीक्षा बैठक ले रहे हैं। दवाओं के बफर स्टॉक, ऑक्सीजन की उपलब्धता, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और टेस्टिंग की क्षमता की हर दिन समीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार ने पहले ही कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की है। देश में टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई गई है। अब तक करीब 68 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। देश भर में 3,117 टेस्टिंग लैब हैं, जिनमें 2,014 RT-PCR टेस्टिंग लैब हैं, 941 ट्रूनेट, 132 सीबीनेट और 30 दूसरे लैब हैं जहां कोरोना वायरस की जांच होती है। देश में 204 RT-PCR टेस्ट किट बनाने वाली कंपनियों को मंजूरी दी गई है। वहीं 53 रैपिड एंटीजन टेस्ट, 7 होम टेस्टिंग रैट कंपनी और 4 और टेस्टिंग कंपनी पाइपलाइन में हैं। देश में हर दिन करीब 20 लाख टेस्ट करने की क्षमता है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगर बात राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की करें तो देश में 90% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग गई है और वहीं 65% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज। वहीं 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें आज से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चे कोवैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 या ज्यादा आयु के नागरिक अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के माध्यम से एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। कोविन प्रणाली से समय पर एहतियाती डोज लेने के पात्र लोगों के पास एक SMS भेजा जाएगा। इन लोगों को 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगाई जाएगी। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज के लिए जनवरी में पात्र होने की आशा है। यह डोज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने बताया कि 60 और उससे ज्यादा आयु के लोगों को पंजीकरण कराते समय अपनी बीमारी की जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बारे में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी देना होगा। वहीं प्रदेश में भी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायगढ़ जिले में भी स्कूली बच्चों को आगामी 3 जनवरी से कोरोना टीका लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए स्कूली बच्चों को स्कूल में ही टीका लगाने की बात कही है। जिले के CMHO SN केशरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लिस्ट बनाकर अलग अलग जगहों में कोरोना टीका लगाने की शुरुआत करेगा। तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद स्कूली बच्चों से ही टीके की शुरुआत होगी। स्कूल में ही जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पे ही लगाया जाए तो उससे क्या होगा कि स्कूल में जगह भी है और कितने बच्चे हैं वो उस तरह की व्यवस्था हमको नहीं करनी पड़ेगी अलग से। और वैक्सीन गवर्नमेंट सप्लाई कर ही रही है
फ़िलहाल हमारे पास वैक्सीन भी काफ़ी मात्रा में है। तो अगर जैसे ही मैसेज मिलेगा, वैसे जनरली ये होता है कि हमको एक पहले मैसेज आता है, एक ट्रेनिंग भी होती है और काफ़ी उसकी तैयारी के बारे में क्या-क्या जो प्रोटोकॉल है वो सब भी होता है। तो वो जैसे ही होगा तो हम वैक्सीन लगाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक किशोरों को कोरोना टीका लगाने की डोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगाने की पहल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कटरा के निकट माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार भगदड़ तड़के लगभग 2:45 पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा की गई है। में भगदड़ मचने से दर्जन भर लोगों की मौत हो गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सहित सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। बता दें कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। वहीं केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। चिकित्सा अधिकारी कटरा डॉक्टर गोपाल दत्त ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए श्रीमती वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईड भवन के एरिया में रात को हुआ, तो उसमें टोटल कोई 12 कैजुअलिटीज हुई हैं। तो उसमें से 3 डेड बॉडीज अभी हमारे पास पहुंची हैं। 9 पहले की आ गई थी, 3 अभी पहुंची हैं। तो बाकी जो इंजर्ड लोग थे वो श्राइन बोर्ड द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको नारायण हॉस्पिटल में कुछ को शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ अभी शिफ्ट कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर्स 01991 234804 और 01991 234053 जारी किए हैं। रायपुर के बैंक अब महज रुपयों पैसों तक सीमित नहीं रह गए हैं। कुछ इनोवेटिव लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है। अब तक रुपयों का, ब्लड का, कपड़ा बैंक या रोटी बैंक तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब बर्तन बैंक भी लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। नो प्लास्टिक अभियान को प्रमोट कर रहे सुरेंद्र बैरागी ने बर्तन बैंक की अवधारणा पर काम किया और वे सफल रहे। सुरेंद्र बैरागी का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न स्थानों में इस बैंक को संचालित किया जाएगा। हम बर्तन बैंक की स्थापना सन 2016 से किए हैं। इस बर्तन बैंक का उद्देश्य और लक्ष्य प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक डिस्पोजल थाली और गिलास को उसको चलन से रोकना, ये हमारा लक्ष्य है। हमने इस बर्तन बैंक के माध्यम से अपने आसपास और रायपुर से बाहर लोग तक यह सुविधा दी है और ये सुविधा देने के बाद में हम उसको प्लास्टिक के बर्तन को चलन में आने से रोका है। इस प्लास्टिक के बर्तन से ही आज गाय की मौत हो रही है और पर्यावरण दूषित हो रहा है। बर्तन बैंक से बर्तन लेने वाली शकुंतला गुप्ता ने बताया कि ये एक अच्छी पहल है और इससे लोगों को बर्तन पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। पड़ा था और बर्थडे वगैरह था बच्चों का, तो मैं डिस्पोजल यूज करती थी पहले, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे बर्तन बैंक है तो फिर मैं यहाँ आई बर्तन लेने के लिए। तो यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क मिलते हैं बर्तन, और मैं ले जा करके इसलिए ले गई कि गंदगी ना हो, डिस्पोजल वगैरह, डिस्पोजल थाली, प्लास्टिक ये सब ना यूज किया जाए। इस कारण जो है हमने सबको बहुत खुशी हुई ये बर्तन देख करके, ले जा करके। बैंक के सदस्यों का कहना है कि निःशुल्क रूप से बैंक की सेवा दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।